गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रवेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन, और इलेक्ट्रिकल मशीन में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, मींस व्हाट इज द ट्रांसफार्मर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर, क्या क्या लॉसेस ट्रांसफार्मर में होते हैं, मतलब टाइप ऑफ लॉसेस, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर, मेन पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो यही सब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज ट्रांसफार्मर? तो अगर ट्रांसफार्मर को मुझे डिफाइन करना है तो ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। तो हमने ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस क्यों कहा? तो मोटर की तरह इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसीलिए ये स्टैटिक डिवाइस है। प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और एक कोर होती है। ये ट्रांसफार्मर होता है। मेन जो कंपोनेंट्स है वो यही होते हैं, एंड इसमें किसी तरह का कोई मूविंग पार्ट या रोटेटिंग पार्ट नहीं है। इसीलिए हमने ट्रांसफार्मर को कहा कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस which transfer electrical energy from one electrical circuit to another electrical circuit। ट्रांसफार्मर क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में ट्रांसफर करने का काम करता है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। इसका जो प्रिंसिपल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। वो हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल में अभी देखेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस व्हिच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन एट सेम पावर एंड फ्रीक्वेंसी। सपोज प्राइमरी में अगर मेरा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, अगर मेरा प्राइमरी में जो फ्रीक्वेंसी है, सपोज प्राइमरी का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, तो सेकेंडरी साइड में जो मेरा पावर ट्रांसफर हो रहा है, सेकेंडरी साइड में भी मेरा जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 50 हर्ट्ज होगा। और अगर प्राइमरी पावर मेरा सपोज 5 केवीए, इसका रेटिंग है ट्रांसफार्मर का, अगर प्राइमरी साइड में 5 केवीए इनपुट पावर है तो आउटपुट पावर जो होगा वो भी 5 केवीए ही होगा। मींस जितना प्राइमरी में पावर है उतना का उतना ये एज इट इज सेकेंडरी में ट्रांसफर कर देगा, सेम फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफर कर देगा। तो एट सेम पावर एट सेम फ्रीक्वेंसी द सेकेंडरी साइड वोल्टेज कैन बी रेज्ड और लोअर। तो जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है, ट्रांसफार्मर क्या कर सकता है? सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, या 1 to 1 ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें सेम भी होता है। तो इट इंक्रीज द या रेज द secondary side voltage lowered or made equal in a circuit with the proper selection of secondary number of turns। सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है वो इन पे डिपेंड करेगा जो सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स है, सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर यह डिपेंड करता है। सपोज प्राइमरी में n1 टर्न है, सेकेंडरी में n2 टर्न है, तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके इसका वोल्टेज इंक्रीज कर सकता हूं, आउटपुट वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज करके इसका आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज कर सकता हूं। तो यह एक सिंपल डेफिनेशन है ट्रांसफार्मर की। अच्छा, ट्रांसफार्मर का हम वर्किंग प्रिंसिपल एक बार देख लेते हैं कि यह किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल को हम समझने के लिए मैं कॉइल लेता हूं। दिस इज ए कॉइल या प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर which is having n number of turns। सपोज इसके नंबर ऑफ टर्न्स n1 है। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है। नाउ आई एम टॉकिंग ऑन फ्री स्पेस और वैक्यूम, मतलब फ्री स्पेस में मैं बात कर रहा हूँ। फ्री स्पेस में मेरा एक कॉइल है, इस तरह से रखा हुआ है, और इसे मैं कनेक्ट कर देता हूं एसी वोल्टेज के साथ। दिस इज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी वोल्टेज। ये एक स्विच है। दिस इज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी वोल्टेज और पल्सेटिंग वोल्टेज, जो कि टाइम के साथ साथ वेरी हो रहा है। अगर मैं स्विच क्लोज करता हूं तो इसमें ऑब्वियसली करंट आई फ्लो होगा। तो जो करंट आई फ्लो होगा, I इज इक्वल टू IN sin ओमेगा। जो करंट इसके अंदर फ्लो होगा, कॉइल के अंदर जो करंट होगा वो भी पल्सेटिंग नेचर का होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। अल्टरनेटिंग
करंट की अगर मैं वेव फॉर्म की बात करूं तो करंट की वेव फॉर्म को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये टाइम हम क्या देखते हैं, ये वेव फॉर्म का करंट की वेव फॉर्म का एक साइकिल है। करंट जीरो से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम वैल्यू पर गया, वापस जीरो पे आया, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू पर गया एंड जीरो। तो ये साइकिल है, ये कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल की जो वैल्यू है 20 मिली सेकंड, मतलब 20 मिली सेकंड का हमारा एक साइनोसॉइडल वेव का साइकिल कंप्लीट करता है। अगर मैं 50 हर्ट्ज की मैं बात करूं तो 50 हर्ट्ज मींस व्हाट? अगर मैं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज बोलता हूं, 50 हर्ट्ज मींस एक सेकंड में, एक सेकंड के अंदर ऐसे 50 साइकिल्स क्रॉस कर रहे हैं। सपोज यहां एक सेकंड पर मैं बात करता हूं तो एक सेकंड में मेरे नंबर ऑफ साइकिल्स 50 क्रॉस करके आगे निकल गए, तो इट्स कॉल्ड एज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। बट अभी मैं एक ही साइकिल को लेता हूं, एक साइकिल की बात कर रहा हूं, तो एक साइकिल की जो वेवलेंथ है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 20 मिली सेकंड है। ओके, वोल्टेज मेरा ऐसी नेचर का है, तो जो करंट सर्किट में प्रोड्यूस होगा, जब मैं स्विच को क्लोज करता हूं तो सर्किट में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी अल्टरनेटिंग करंट होगा, एसी नेचर का होगा, जिसकी वैल्यू I Im sin ओमेगा t। मैं क्या देखता हूं कि जब करंट को जैसे ही मैं स्विच को जैसे ही ऑन करता हूं, करंट होता है, करंट की वैल्यू जीरो से इंक्रीज होती है, मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, अगेन जीरो, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम एंड जीरो। तो 20 मिली सेकंड में बहुत मिनिमम टाइम में ये अपना एक साइकिल पूरा करता है। तो जैसे ही करंट कॉइल के अंदर फ्लो होता है, करंट में हमने पहले डिस्कस किया है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट करेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 20 मिली सेकंड में फ्लक्स जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो 10 सेकंड के लिए, 10 मिली सेकंड्स के लिए और 10 मिली सेकंड्स के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये जो फिनोमेना हो रहा है बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो फ्लक्स या जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वो कंटीन्यूअसली इन कंडक्टर्स को, जो कॉइल के कंडक्टर्स हैं या प्राइमरी वाइंडिंग के कंडक्टर्स को कंटीन्यूअसली कट कर रहा है। जब फ्लक्स कंटीन्यूअसली प्राइमरी वाइंडिंग या कंडक्टर्स को कट करता है तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, इसके अंदर एक ईएमएफ, एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जिसे कि मैं वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे मैं E से डिनोट करता हूं। तो ये जब वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ मतलब कॉइल के अंदर इटसेल्फ एक इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो एक EMF will be induced in a coil when a magnetic flux linkage to it changes with the time। जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंकेज हो रहा है वो अगर टाइम के साथ वेरी है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स को कट कर रहा है, जब कंडक्टर्स को कट कर रहा है तो उसी प्रोपोर्शन में इसके अंदर एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। ओके, जो एक कंडक्टर है ये वोल्टेज इंड्यूस प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए देखते हैं। मैं क्या करता हूं, फ्री स्पेस की मैंने बात की है, इस कॉइल के पास में मैं एक कॉइल, इस कॉइल के ही बगल में एक कॉइल और प्लेस कर देता हूं, जिसे कि हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। इसका नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, दिस इज द सेकेंडरी कॉइल। क्या हो रहा है, फ्री स्पेस में कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स हम क्या देखते हैं, सेकेंडरी कॉइल के साथ भी लिंक करता है। तो सेकेंडरी कॉइल में भी सेम फिनोमेना होगा। प्राइमरी कॉइल को मैंने एक्साइट किया, प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करता है। तो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ कंडक्टर्स को कट करेगा, जब नंबर ऑफ कंडक्टर्स को कट करेगा तो वहां भी एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इसे मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 के नाम से बोल देता हूं। ये सेकेंडरी कॉइल के अंदर प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी करंट, प्राइमरी कंडक्टर के म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से प्रोड्यूस हुआ है सेकेंडरी कॉइल में। ओके, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस में की परमेबिलिटी बहुत कम होती है,
जहां हम कह सकते हैं कि फ्री स्पेस में एयर होती है तो एयर का जो रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस इज वेरी मच हाई। तो जब रिलक्टेंस बहुत ज्यादा है तो 100% जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं होगा। बहुत मिनिमम क्वांटिटी का, मिनिमम वैल्यू का फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा। अगर मिनिमम वैल्यू का फ्लक्स लिंक हो रहा है तो जो वोल्टेज इंड्यूस होगा सेकेंडरी साइड में वो भी उसी के रेशियो में, उसी के प्रोपोर्शन में बहुत कम होगा। हम क्या चाहते हैं इंजीनियरिंग में, हम क्या चाहते हैं कि हमारा कोई भी इक्विपमेंट है वो हाईली एफिशिएंटली वर्क करे, उसका एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। तो इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं कि 100% फ्लक्स को सेकेंडरी के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो 100% फ्लक्स को जब सेकेंडरी के साथ लिंक करना है तो मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफार्मर के अंदर एक कोर यूज करता हूँ जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ होता है, और इन दोनों बाइंडिंग के बीच में इस तरह का एक कोर, दोनों ही बाइंडिंग के बीच में इस तरह का लैमिनेटेड आयरन कोर प्लेस कर देता हूं। ये कोर क्या करता है, जो प्राइमरी फ्लक्स है उसको पाथ प्रोवाइड करता है और मैक्सिमम मींस 99% फ्लक्स को सेकेंडरी के साथ लिंक कराता है। तो मेरा प्राइमरी साइड का जो भी पावर है, जितना पावर मैंने सप्लाई किया हुआ है वो पूरा का पूरा पावर मेरा सेकेंडरी साइड में ट्रांसफर हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर कोर का यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि ये फ्लक्स के लिए लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। इसका जो परमेबिलिटी है वो बहुत कम होना चाहिए, इसलिए हम CrGO का कोड यूज करते हैं। CrGO मटेरियल का बना हुआ होता है, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील का मटेरियल बना होता है जिसकी हिस्टेरेसिस प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, एडी करंट लॉसेस बहुत कम होते हैं और 100% ऑलमोस्ट 99% फ्लक्स को ये सेकेंडरी के साथ लिंक करना है। तो जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर है या जो ट्रांसफार्मर है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, या फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, जिसमें हम प्राइमरी कॉइल को एक्साइटेड करते हैं। प्राइमरी कॉइल के जो द्वारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उस फ्लक्स को हम सेकेंडरी साइड के साथ लिंक कराते हैं। जब सेकेंडरी साइड के साथ लिंक कराते हैं तो सेकेंडरी साइड में भी वोल्टेज, इंड्यूस वोल्टेज इनटू प्रोड्यूस होता है। अगर मैं इसे लोड के साथ कनेक्ट कर देता हूं, सपोज मैं इसको एक लोड के साथ कनेक्ट करता हूं तो सेकेंडरी साइड में भी इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो होने लगता है। ये हमने बात की केवल इस एक साइकिल के लिए। इस एक साइकिल में मेरा करंट जो है 0 से इंक्रीज होकर मैक्सिमम तक जाता है, वापस 0 होता है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम जाता है और 0 होता है। तो एक साइकिल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक बार मेरा फ्लक्स क्लॉकवाइज हुआ और एक बार एंटी क्लॉकवाइज हुआ, 20 मिलीसेकंड के अंदर ये हो गया। लेकिन 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी या 50 हर्ट्ज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वहां एक सेकंड में ऐसे 50 साइकिल्स क्रॉस कर चुके होते हैं। यहां मींस ये 50 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स को कट करता है। उसी फिनोमेना को हमने फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से बोला और उसी के द्वारा हमारा वोल्टेज इंड्यूस हुआ। अच्छा, जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है इसकी पोलैरिटी अप्लाइड वोल्टेज के जस्ट अपोजिट होती है, इसलिए मैं इसको के आगे एक माइनस साइन से इसको मैं डिनोट करूंगा। ये माइनस क्यों होता है? एक्चुअली किसी भी कॉइल या किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि जब मैं इसका वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो ये अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं होने देता है, मतलब इसका जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज नहीं होने देगा। या हम ऐसा कह सकते हैं, सपोज मैं मेरी कैपेसिटी 100 लोड को बियर करने का है, तो जब 100 कैपेसिटी के लोड को मैं बियर कर सकता हूं, जैसे जैसे मेरे ऊपर लोड इंक्रीज होगा मैं उसको जस्ट अपोज करूंगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा। तो ये कॉइल भी यही काम करता है, अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं होने देता है, अपने शेप को चेंज नहीं होने देने के लिए या अपने शेप को बनाए रखने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक वोल्टेज इंड्यूस करता है जो उसी वोल्टेज का अपोज करेगा या उसी फोर्स का अपोज करेगा जिसके वजह से प्रोड्यूस हुआ। तो ये सप्लाई वोल्टेज को अपोज करेगा, इसलिए इसे हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी पोलैरिटी जो होगी सप्लाई वोल्टेज के जस्ट अपोजिट होगी। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल, ये वर्किंग प्रिंसिपल का डेफिनेशन है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडेज लॉ क्या बोलता है कि EMF will be induced in a coil when a magnetic flux linkage to it, when magnetic flux linkage to it changes with time, मतलब टाइम के साथ साथ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एक EMF प्रोड्यूस होगा। ये फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ओके,
द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें क्या हो रहा है कि प्राइमरी कॉइल को हम एक्साइट कर रहे हैं, प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स को म्यूचुअली सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स के साथ लिंक करते हैं। इसी फिनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं बिटवीन टू सर्किट्स व्हिच इज लिंक्ड ए कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ। दोनों जो पाथ हैं वो इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड है। दिस इज प्राइमरी सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट, दिस इज सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल सर्किट। बोथ आर इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड बट म्यूचुअल मैग्नेटिकली कनेक्टेड। मैग्नेटिकली कोर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो एक बेसिक ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स दैट आर इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड एंड इंडक्टिव बट आर मैग्नेटिकली लिंक्ड थ्रू ए पाथ ऑफ रिलक्टेंस, जिसका कि रिलक्टेंस पाथ जो है वो बिल्कुल मिनिमम होता है। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। सभी ट्रांसफार्मर इसी वर्किंग प्रिंसिपल, इसी फिनोमेना पर वर्क करते हैं। ओके, अच्छा इसका इसमें जो इंड्यूस्ड वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने बात की कि कॉइल के अंदर ये मेरा कॉइल है, मेरा प्राइमरी कॉइल है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल है। ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल को मैं साइनसोइडल वोल्टेज VS के साथ कनेक्ट करता हूं, तो इसमें साइनसोइडल करंट I जो टाइम के साथ वेरी होता है प्रोड्यूस होगा। तो जो करंट की वैल्यू है इसके अंदर I इक्वल टू IN sin ओमेगा। अगर मैं जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इस फ्लक्स को अगर मैं डिनोट करूं तो फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस ऑफ दिस पाथ। ये ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स जिसका नंबर ऑफ टर्न्स n है, अगर इसका नंबर ऑफ टर्न्स n है, प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, n into I, सप्लाई करंट I, n I अपॉन रिलक्टेंस I। I की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, I is equal to IM sin ओमेगा t अपॉन रिलक्टेंस R। दिस इज द ओके। जो वोल्टेज इंड्यूस्ड वोल्टेज है, इंड्यूस्ड वोल्टेज कैसे इंड्यूस हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स या फ्लक्स के टाइम के साथ वेरी होने की वजह से E प्रोड्यूस हो रहा है। तो E को मैं चाहूं तो इस तरह से लिख सकता हूं -n d5 अपॉन n नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल के, प्राइमरी कॉइल के, जिसमें कि वोल्टेज इंड्यूस हुआ है। माइनस साइन मैंने बताया जो सप्लाई वोल्टेज है उससे जस्ट अपोजिट में इसका माइनस साइन होगा। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं कि n -n फाई की वैल्यू क्या होगी, या इस क्वांटिटी को मैं क्या कर सकता हूं, फाई मैक्सिमम लिख सकता हूं sin ओमेगा t। ओके, तो -n d5 अपॉन dt। तो d5 अपॉन dt अगर मैं d5 की जगह फाई की इस वैल्यू को पुट करता हूं तो इसकी जो वैल्यू होगी फाई मैक्सिमम cos ओमेगा t। ये मेरे पास एक इक्वेशन आती है, यहां से अगर मुझे E की RMS वैल्यू निकालनी है, तो RMS वैल्यू निकालने के लिए तो E RMS इज इक्वल टू, ये E मैक्सिमम है, E मैक्सिमम अपॉन रूट। E मैक्सिमम की वैल्यू है m फाई m, ओमेगा को क्या लिख सकता हूं 2 पाई m, 2 पाई नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन रूट। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 4.44 फाई मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स n
ठीक है, ये इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आनी है वो है 4.445 एम इंटू एन। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो फ्लक्स फाई कांस्टेंट होगा, 4.44 की वैल्यू कांस्टेंट है, और तो ये वेरी कर रहा है या डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। तो प्राइमरी कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर इंड्यूस वोल्टेज डिपेंड करेगा, सेकेंडरी का इंड्यूस वोल्टेज की सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। अगर सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज करता हूं तो इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। एंड नाउ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में देयर आर मेनी काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर वी यूज इन आवर इंडस्ट्रीज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो दिस इज द ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर मैं ट्रांसफार्मर को दो टाइप में डिवाइड करता हूं। वन इज कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेकंड वन इज शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो this is the core type transformer, this one is the shell type transformer. So what is the core type transformer? तो in core type transformer में हम क्या देखते हैं, mainly core is surrounded by windings. ये primary winding है, this is the secondary windings. तो core is mainly surrounded by the windings. इसमें क्या होता है कि मेजर पार्ट वाइंडिंग का होता है, कोर का पार्ट जो है वो बहुत कम एक्सपोज होता है, मेनली एक्सपोज पार्ट वाइंडिंग का ही होता है इसमें। तो दिस इज द कोर टाइप ट्रांसफार्मर। अनदर वन इज शेल टाइप ट्रांसफार्मर। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग इज द मिनिमम पार्ट, मतलब वाइंडिंग इज सराउंडेड बाय द कोर। तो हम इंडस्ट्री में क्या करते हैं, या जो भी हमारा मैक्सिमम ट्रांसफार्मर है वो हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, क्योंकि कोर टाइप ट्रांसफार्मर का डिजाइन भी बहुत इजी होता है, रिपेयरेबल होते हैं, वाइंडिंग मेनली इसका एक्सपोज होता है, तो इसको रीअसेंबल करने के लिए भी बहुत इजी होगा। तो इसीलिए हम मेनली इंडस्ट्री में कोर टाइप ट्रांसफार्मर को ही यूज करते हैं। तो दे आर बेटर कूल्ड एंड इजी टू रिपेयरेबल ड्यू टू मोर एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाइंडिंग। तो इजीली रिपेयरेबल होते हैं और बेटर कूलिंग होता है। तो कूलिंग अरेंजमेंट या इनका कूलिंग जो है वो भी बहुत मींस जो इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है वो मिनिमम होती है, क्योंकि मेजर पार्ट वाइंडिंग है और का पार्ट जो है वो मिनिमम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन टाइप से मेनली दो तरह के ट्रांसफार्मर है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। ओके, नाउ सेकंड इज दी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस। तो पर्पस के अकॉर्डिंगली दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो इंक्रीज होगा कंपेयर टू प्राइमरी वोल्टेज। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो प्राइमरी वोल्टेज से डाउन होगा। तो जनरली जनरेटिंग स्टेशंस में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, या मैक्सिमम पावर जब ट्रांसमिशन लाइंस में या नेटवर्क सिस्टम में हम मेनली स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो ये होता है कि जब हम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको हाईएस्ट वोल्टेज मैक्सिमम उसका वोल्टेज लेवल इंक्रीज करके उसे ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि एफिशिएंटली और विदाउट मिनिमम लॉसेस के थ्रू पावर सेकेंडरी एंड पर पहुंच जाए। तो हम जनरली ट्रांसमिशन लाइंस में या हमारे ट्रांसमिशन नेटवर्क्स में स्टेप अप ट्रांसफार्मर को ही यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे सपोज डिस्ट्रीब्यूशन मींस हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है, या छोटे इंडस्ट्रियल एरिया है, रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। वहाँ हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स यूज करते हैं, जिनका प्राइमरी वोल्टेज अप टू 33 केवी होता है, बट सेकेंडरी वोल्टेज या तो 11 केवी होगा, 6.6 केवी होगा, या उससे कम 415 वोल्ट होगा। जैसे हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 415 वोल्ट पर आती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के थ्रू ही 415 वोल्ट हमारे घर तक सप्लाई होती है। तो ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज अप है, इट मींस नंबर ऑफ टर्न्स भी उसमें ज्यादा है सेकेंडरी में कंपेयर टू प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज डाउन है, इट मींस सेकेंडरी जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी वाइंडिंग के वो कम होंगे, तो कम होने से उसका जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो भी कम होगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अच्छा स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो बहुत लार्ज एमवीए लार्ज कैपेसिटी के होते हैं, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो
मेनली स्मॉल कैपेसिटी के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जैसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, तो बहुत स्मॉल रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर है वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। लार्ज रेटिंग के ट्रांसफार्मर थ्री फेज ट्रांसफार्मर होते हैं, या जहां हमें थ्री फेज विद न्यूट्रल अगर चाहिए तो हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। कुछ बहुत छोटे या वेरी स्मॉल रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर्स हैं बिलो 1000 kVA, वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। और उसके ऊपर अगर हम चाहें थ्री फेज हमें रिक्वायर्ड है तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर को बस यूज कर सकते हैं। इसमें भी एक दो टाइप होता है, इनके कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, इसको हम आगे पढ़ेंगे। जैसे प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा है तो सेकेंडरी स्टार होगी, या प्राइमरी वाइंडिंग अगर स्टार कनेक्टेड है तो सेकेंडरी डेल्टा कनेक्टेड होगी। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर भी हम यूज कर सकते हैं या करते हैं इंडस्ट्रीज में, हमारी एप्लीकेशंस में। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, तो पावर ट्रांसफार्मर मैंने बताया, पावर ट्रांसफार्मर हाईली रेटिंग के होते हैं। एबो कह सकते हैं हम कि 25 एम्पियर एंड एबो जो ट्रांसफार्मर होता है पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जिनकी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। तो यूज्ड इन ट्रांसमिशन नेटवर्क, जो जनरली ट्रांसमिशन नेटवर्क में या हमें पावर कहीं डिस्टेंस पर, मतलब काफ़ी दूरी पर अगर पावर ट्रांसफर करना है, जैसे बाड़मेर टू जोधपुर अगर हमें पावर ट्रांसफर करना है या मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करना है, तो हम पावर ट्रांसफार्मर्स यूज करते हैं जिनका कि सेकेंडरी वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऐसे आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लो रेटिंग के होते हैं, बिलो 10 एमवीए या बिलो 25 एमवीए जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जनरली मेजरमेंट पर्पस के लिए यूज आते हैं। मेनली दो तरह के होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर जिसको हम सीटी ट्रांसफार्मर सीटी भी बोलते हैं, एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसे हम पीटी बोलते हैं। एक्चुअली ये सब मेजरमेंट्स पर्पस के लिए होते हैं। मेनली करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो प्राइमरी साइड का करंट है, सपोज 100 एम्पियर करंट है, तो 100 एम्पियर करंट्स को किसी भी सर्किट में मैं डायरेक्ट फ्लो नहीं कर सकता हूँ, किसी भी मेजरमेंट सर्किट में डायरेक्ट फ्लो नहीं कर सकता हूँ। उनकी एक लिमिट होती है, उनकी एक लिमिटेशंस है। तो मैं क्या करता हूँ, 100 एम्पियर करंट को स्टेप डाउन करता हूँ, और उस 100 एम्पियर करंट को करंट ट्रांसफार्मर यूज करते हुए सेकेंडरी साइड में मैं उसे 5 एम्पियर या 1 एम्पियर जितना स्टेप डाउन कर देता हूँ। तो ये जो करंट ट्रांसफार्मर है, ये हमारे मेजरमेंट पर्पस में करंट को मेनली मेजर करने के लिए यूज करते हैं। प्रोटेक्शन रिलेज में या मीटरिंग सिस्टम में हम प्राइमरी जो करंट है उसको स्टेप डाउन करते हैं, 5 एम्पियर 1 एम्पियर तक मेजर करते हैं। ऐसे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होते हैं जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, जो प्राइमरी साइड के हायर वोल्टेजेस को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। सपोज प्राइमरी साइड में 6.633 केवी, 132 केवी, 400 केवी प्राइमरी साइड वोल्टेज है, तो हम पीटी जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होगा वो उसको सेकेंडरी में 110 वोल्टेज तक उसको रिड्यूस कर देगा। हमारे मेजरमेंट, हमारे सिस्टम में मेजर करने के लिए, हमारे रिलेज में या मीटरिंग सिस्टम में मेजर करने के लिए मिनिमम वोल्टेज जो रिक्वायर्ड है, उस मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज पे वो उसको स्टेप डाउन कर देगा। तो मेनली दिस ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर टू रिड्यूस या टू स्टेप डाउन द पोटेंशियल पीटी, एंड दिस ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर यूज्ड टू स्टेप डाउन द करंट सोर्स। तो इनका और डिटेल में जो अगर आप मेजरमेंट जो आप ये चैप्टर में आप इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ इज ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग एम्प्लॉयड। ओके, जो ट्रांसफार्मर है हम देखते हैं कि इसमें भी कूलिंग मीडियम के अकॉर्डिंग भी हम इनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, जो स्मॉल या छोटे कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर है, या इंडोर टाइप के जो ट्रांसफार्मर है वो ड्राई टाइप होते हैं। ड्राई मींस इसमें किसी तरह का कोई कूलिंग मीडियम नहीं होता है। एक ट्रांसफार्मर होते हैं जिन्हें कि हम ऑयल इमर्जन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जो हाई रेटिंग के ट्रांसफार्मर है उसमें हम एक कूलिंग मीडियम यूज करते हैं। कूलिंग मीडियम के रूप में हम इंसुलेटिंग ऑयल यूज करते हैं, जो कि कूलिंग एंड इंसुलेशन दोनों का काम करता है। ट्रांसफार्मर कोर और ट्रांसफार्मर बॉडी के बीच में, उस दोनों के बीच में हम ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर, मतलब ऑयल में वो कोर को हम डिप करके रखते हैं, तो वो ऑयल इमर्ज टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो देखिए दो तरह के ट्रांसफार्मर हो गए, एक ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, एक ऑयल इमर्ज्ड ट्रांसफार्मर।
तो जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर उनकी रेटिंग कम होगी, इंडोर पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की रेटिंग हाई होगी और मेनली आउटडोर पर्पस के लिए जो हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो कोई इन्वर्टर टाइप के ट्रांसफार्मर यूज होता है। अभी कंस्ट्रक्शन में वो देखेंगे। हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर लॉसेस। तो ट्रांसफार्मर लॉसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेनली ट्रांसफार्मर में दो ही टाइप के लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस। आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस जो होते हैं ये ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और जो कॉपर लॉस है या ओमिक लॉस जिनको हम बोलते हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर ये लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस भी दो टाइप से हैं जो कि कोर के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। वन इज एडी करंट लॉस, सेकंड वन इज हिस्टैरिसीस लॉस। ओके, तो ये ट्रांसफार्मर की कोर है, ये ट्रांसफार्मर की कोर है, ये इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जो फ्लक्स कोर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो पल्सेटिंग नेचर का है, बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जब फ्लक्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है तो कोर के अंदर इटसेल्फ क्या होता है, कोर के अंदर भी एक ईएमएफ इंड्यूस करता है। जो फ्लक्स है वो कोर के अंदर भी इटसेल्फ एक ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो जब कोर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो कोर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन पर ये फोर्स अप्लाई करेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश करेंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो भंवर धाराओं के रूप में या एडीज की फॉर्म में एक सर्कुलेटिंग टाइप की करंट फ्लो करेंगे। तो इस तरह का सर्कुलेटिंग करंट इस कोर के अंदर फ्लो होने लगता है। तो जब सर्कुलेटिंग टाइप का करंट इस तरह से फ्लो होता है, इस तरह से सर्कुलेटिंग टाइप का करंट कोर में फ्लो होता है, जिसे कि हम एडी करंट बोलते हैं। इस कोर का कुछ मिनिमम रेजिस्टेंस भी होता है। तो I स्क्वायर R लॉसेस इस कोर के अंदर प्रोड्यूस होने लग जाता है। दिस इज द हीट लॉस। और जैसे जैसे एडी करंट्स बढ़ेंगी ये हीट लॉस इंक्रीज होगा, मतलब हीटिंग कोर का प्रोड्यूस होगा। तो यह एडी करंट की वजह से जो लॉसेस हो रहा है उसी को हम एडी करंट लॉस बोलते हैं। मींस हमारी जो प्राइमरी पावर है उसका कुछ पार्ट एडी करंट्स में कन्वर्ट हो गया, देन अगेन वो हीट में कन्वर्ट हो गया। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज लॉस। एडी करंट लॉस को अगर हमें रिड्यूस करना है तो हम क्या करते हैं, कोर को लैमिनेटेड कर देते हैं। मतलब पूरा कोर का एक पार्ट हम यूज नहीं करते हैं, हम इसे लैमिनेटेड फॉर्म में कोर यूज करते हैं। ये इस टाइप का जो हमारा कोर है वो लैमिनेटेड है, मतलब छोटी छोटी शीट से मिलकर बना हुआ होता है। देन उन्हें एक शीट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से हम उसको स्टैकिंग करके पूरा एक कोर डिजाइन कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो करंट फ्लो हो रहा है, जो इस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में इस तरह से जो करंट फ्लो हो रहा है, अब वो केवल एक लैमिनेटेड कोर के अंदर ही करंट फ्लो होगा। मतलब करंट्स की वैल्यू क्या होगी, हमने डिक्रीज कर दिया। हम ऐसा कह सकते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने डिवाइड कर दिया या कम कर दिया तो उस पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस जो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई, मतलब उसमें जो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो रही है वो अब मिनिमम होगी। तो जो एडी करंट्स होंगी वो मिनिमम होंगी। जब एडी करंट्स मिनिमम होंगी तो उसमें होने वाले लॉसेस भी मिनिमम होंगे। तो मैं लैमिनेटेड कोर्स यूज करता हूं और इंडिविजुअल लैमिनेशंस को वन बाय वन जब मैं स्टैक करता हूं तो उनके बीच में भी इंसुलेशन प्रोवाइड करता चला जाता हूं या वार्निश के अंदर उसको डिप कर देता हूं। तो उसमें इंडिविजुअल लैमिनेशंस आपस में एक दूसरे के साथ इंसुलेशन के थ्रू कनेक्टेड होती हैं और स्टैकिंग हो जाती है। तो कोर को मैं स्टैकिंग या लैमिनेशंस इसीलिए प्रोवाइड करता हूं ताकि उसमें एडी करंट कम से कम प्रोड्यूस हो और एडी करंट जो लॉसेस हो रहा है वो मिनिमम हो। ओके, तो ये जो लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं ये कोर के अंदर प्रोड्यूस होता है।
अगेन इज द हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या है? हम हिस्टेरेसिस लूप या हिस्टेरेसिस कर्व में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस भी कोर के अंदर ही प्रोड्यूस होंगे। यह कैसे प्रोड्यूस होंगे? जो हमारा फ्लक्स पल्सेटिंग नेचर का है या फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा है, तो ये फ्लक्स कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करता है। तो कोर में भी ये फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंजिंग इन नेचर है। तो जब फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंजिंग इन नेचर है तो फ्लक्स क्या कर रहा है? कोर के मटेरियल को मैग्नेटाइज करता है पॉजिटिव ऑफ साइकिल तक, अगेन उसे डीमैग्नेटाइज करता है नेगेटिव ऑफ साइकिल में। अगेन पॉजिटिव ऑफ साइकिल के लिए मैग्नेटाइज कर रहा है कोर को, देन वापस डीमैग्नेटाइज कर रहा है, क्योंकि कोर में क्या होता है? इटसेल्फ अंदर डोमेन्स होते हैं। कोर मटेरियल में कुछ डोमेन्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड इसको मिलने पर या फ्लक्स के साथ साथ ये मैग्नेटाइज होते हैं। तो डोमेन्स मैग्नेटाइज हो रहे हैं, डीमैग्नेटाइज हो रहे हैं, मैग्नेटाइज हो रहे हैं, डीमैग्नेटाइज हो रहे हैं। तो अंदर डोमेन्स के अंदर फ्रिक्शंस प्रोड्यूस होता है, उस फ्रिक्शंस की वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो कोर में और भी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, उन्हीं को हम हिस्टेरेसिस लॉस बोल दिए जाते हैं। तो ये जो दोनों लॉस है, आयरन कोर या कोर लॉसेस है, ये हमेशा कांस्टेंट इन नेचर होता है। ये कांस्टेंट होता है, टाइम के साथ वेरी नहीं होता है, ये कांस्टेंट है। मतलब हिस्टेरेसिस लॉसेस भी उसके अंदर कांस्टेंट रहने वाला है और एडी करंट भी उसके अंदर कांस्टेंट रहने वाला है। जबकि कॉपर लॉसेस जो है वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू लोड। अगर मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में मैंने जो लोड कनेक्ट किया है, अगर मैं इस लोड को कंटिन्यू इंक्रीज करता चला जाऊंगा तो सेकेंडरी साइड का करंट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अगर सेकेंडरी साइड का करंट इंक्रीज होगा तो प्राइमरी साइड का करंट भी इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा, प्राइमरी वाइंडिंग कॉपर की these primary winding and secondary windings are made of copper and इनका भी कुछ मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की वजह से इसमें भी अंदर हीटिंग प्रोड्यूस होगी और इसके अंदर भी वाइंडिंग में भी I स्क्वायर R लॉसेस मतलब हीट लॉस प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या देखते हैं? ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर एक्शन की वजह से या करंट एडी करंट या हिस्टेरेसिस या कॉपर की वजह से क्या हो रहा है? इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब लॉसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। मींस जो प्राइमरी सप्लाई या प्राइमरी साइड में जो पावर मैं सेकेंडरी में ट्रांसफर करना चाह रहा हूं, वो प्राइमरी पावर 100% इसमें सेकेंडरी में ट्रांसफर नहीं होता है। मींस उसका कुछ ना कुछ मिनिमम उसमें लॉस होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी वो 98-99% होती है। मींस 1 या 2% हमारे जो लॉसेस है वो आयरन लॉस, कोर लॉस और कॉपर लॉसेस होते हैं। मेनली ये दो टाइप के लॉसेस होते हैं। हिस्टेरेसिस लॉसेस और डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस जो है वो बहुत मिनिमम होते हैं, इसलिए इनको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट इज हिस्टेरेसिस? तो हिस्टेरेसिस क्या है? हमने देखा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है ऑलमोस्ट 99% 100% फ्लक्स हमेशा आइडियल ट्रांसफार्मर मानते हैं कि 100% फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक कर रहा है, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका मिनिमम जो अमाउंट है वो इस तरह से फ्लक्स लीक कर रहा है सिस्टम में। तो ये जो फ्लक्स लीक कर रहा है ये क्या करता है? ट्रांसफार्मर की जो बॉडी है उस बॉडी के थ्रू फ्लो होता है और उस बॉडी में इटसेल्फ एडी करंट्स प्रोड्यूस करता है, या उन्हीं को हम हिस्टेरेसिस कहते हैं। इसीलिए ट्रांसफार्मर की जो बॉडी उसको अर्थिंग सिस्टम से अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं, या हिस्टेरेसिस को मिनिमाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक अर्थिंग सिस्टम के साथ ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं। तो जो लीकेज फ्लक्स है, दिस लीकेज फ्लक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर these हिस्टेरेसिस। नाउ व्हाट इज द डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस? तो डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस क्या है? डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में होने वाले लॉसेस डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस कहलाते हैं, या फिर जो इंसुलेशन हम ट्रांसफार्मर के अंदर यूज कर रहे हैं, जो भी इंसुलेशन मीडियम हम ट्रांसफार्मर के अंदर यूज करते हैं, इंसुलेशंस के अंदर ये डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस प्रोड्यूस होता है। कैसे वो भी देख लेते हैं। अगर मैं कोर को टॉप से देखता हूं तो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू मैं बनाता हूं, तो इस तरह से कोर है, मैं इसको इस समय टॉप से देख रहा हूं। मैं क्या करता हूं? प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जनरली लार्ज ट्रांसफार्मर में क्या होती है? एक ही लिंब एक ही कोर के ऊपर रैप की होती है। तो उस लिंब के ऊपर सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग की लेयर होती है। तो सपोज ये प्राइमरी वाइंडिंग की एक लेयर है,
ये प्राइमरी वाइंडिंग है। इस प्राइमरी वाइंडिंग नहीं, इसको हम बोलेंगे एलवी वाइंडिंग। वो प्राइमरी भी हो सकती है या सेकेंडरी भी हो सकती है। तो जो एलवी वाइंडिंग है उसे सबसे पहले मैं कोर के ऊपर रैप करता हूं, और जो बीच में यहाँ बीच में मैं इंसुलेशन प्रोवाइड करता हूँ। वाइंडिंग और कोर के बीच में इंसुलेशन यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, एक और मैं सेकेंडरी वाइंडिंग अब यूज करता हूँ। दिस इज द एचवी वाइंडिंग। ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ये एचवी वाइंडिंग है। एलवी वाइंडिंग के ऊपर, मतलब एलवी वाइंडिंग के ऊपर मैं इस सेकेंडरी वाइंडिंग को रैप करता हूँ, और यहाँ भी हम देखेंगे यहाँ भी एक इंसुलेशन मीडियम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में प्रोवाइड करते हैं। तो जो इंसुलेशन मीडियम कोर और प्राइमरी वाइंडिंग के बीच में मैंने प्रोवाइड किया, और एक इंसुलेशन मीडियम मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में प्रोवाइड किया। तो ये इंसुलेशन जो है वो माइका पेपर्स वगैरह होते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, सपोज मेरा जो प्राइमरी वाइंडिंग है या एचवी और एलवी वाइंडिंग है, तो एचवी वाइंडिंग का ऑब्वियसली वोल्टेज, सेकेंडरी एचवी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो काफी हाई वोल्टेज होता है। सपोज 11 केवी, 33 केवी, 132 केवी, इससे भी ज्यादा हो सकता है। और जो मेरा एलवी वाइंडिंग है उसका वोल्टेज बहुत मिनिमम होगा, या 415 वोल्ट होगा या 6.6 केवी होगा। तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एचवी और एलवी वाइंडिंग के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इस इंसुलेशन के अंदर एक स्मॉल करंट या लीकेज करंट टाइप का फ्लो होने लग सकता है। क्योंकि जो इंसुलेशन है वो इस समय क्या होता है, इंसुलेशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में, नेगेटिव मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में आके कलेक्ट हो जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में बहुत मिनिमम लेवल का करंट फ्लो होता है। उस करंट फ्लो होने की वजह से ये इंसुलेशन धीरे-धीरे वीक होने लगता है। तो उस लॉसेस को हम डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस बोलते हैं, बट ये लॉसेस बहुत मिनिमम क्वांटिटी में होता है सिस्टम के अंदर, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस को और डीपली भी स्टडी हम आगे मोटर्स वगैरह में स्टडी करेंगे। तो दीज आर द ट्रांसफार्मर लॉसेस। नाउ मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या-क्या मेन पार्ट्स होते हैं? तो मेजर तो तीन ही पार्ट होते हैं इसमें अंदर, प्राइमरी वाइंडिंग, कोर एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। फिर एक्सटर्नल जो कौन-कौन से पार्ट्स हम यूज कर रहे हैं, वो क्यों यूज करते हैं, उनको देखते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का एक सिंपल डायग्राम है। ओके, मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। लेमिनेटेड कोर, तो मेन जो पार्ट है वो इसका कोर पार्ट इसका मेन होता है। लेमिनेटेड मींस अभी मैंने बताया कि जो कोर है उसको लेमिनेशन, उसके छोटे-छोटे लेमिना शीट्स होती है, उन्हीं को एक साथ स्टैक करके पूरा एक कोर डिजाइन करते हैं। तो ये लेमिनेटेड कोर इज द प्राइमरी पार्ट, जो कि फ्लक्स फाई को फ्लो करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। सेकंड वन इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को अगर हम प्राइमरी सप्लाई दे रहे हैं तो ये टर्मिनल बुशिंग्स होती है, हम डायरेक्टली इसके कंडक्टर्स को एक्सपोज रूप में यूज नहीं करते हैं। हम इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स को, कंडक्टर्स को क्या करते हैं, टर्मिनल बुशिंग्स यूज करते हैं। उन बुशिंग्स के अंदर से ऊपर की तरफ निकालते हैं, फिर ऊपर यहीं पर हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली सेकेंडरी जो वाइंडिंग्स होती हैं उनमें भी दो टर्मिनल बुशिंग्स हम यूज करते हैं, और यहीं से हम आउटपुट लेते हैं ट्रांसफार्मर का। ओके, थर्ड वन इज मेन टैंक या ऑयल टैंक। तो जो ये पूरा एक कोर है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और कोर, इस पूरे की पूरी असेंबली को हम टैंक के अंदर रखते हैं। इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ऐसे फ्री स्पेस में या फ्रीली हम इसको कहीं रख नहीं सकते हैं, क्योंकि डस्ट या मॉइस्चर सबकी वजह से इसका एफिशिएंसी डाउन होगा। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक टैंक के अंदर रख देते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए इस टैंक के अंदर इसको रख देते हैं। इस टैंक को हम मेन टैंक या ऑयल टैंक भी बोलते हैं।
जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में है तो ये स्पेस पूरा खाली होना है, खाली रहेगा। लेकिन जो ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट में हम ऑयल फिल कर देते हैं, पूरे पार्ट में ऑयल फिल कर देते हैं, इस पूरे पार्ट को हम ऑयल से फिल कर देते हैं। ऑयल क्या काम करता है, ऑयल इसमें दो वर्क करता है। वन इज ऑयल वर्क एज ए कूलिंग मीडियम, जो हीट अंदर प्रोड्यूस हो रही है उसको कूल डाउन करने का काम भी ऑयल कर रहा है। प्लस एक इंसुलेटर या इंसुलेशन मीडियम की तरह भी ये वर्क करता है। कोर को टैंक के साथ, कोर और इन बिटवीन टैंक एक तरह का इंसुलेशन मीडियम की तरह भी ट्रांसफार्मर ऑयल वर्क करता है। तो थर्ड वन इज मेन टैंक और ऑयल टैंक। फोर्थ इज कंजर्वेटर टैंक। तो दिस इज दी हमारा एक कंजर्वेटर टैंक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, ये रहा ये कंजर्वेटर टैंक है। ये मेन टैंक के साथ कनेक्ट होता है पाइप के थ्रू। तो जो ऑयल इसके अंदर फिल है, हम क्या करते हैं, कंजर्वेटर का मेन पर्पस क्या है कि जब ट्रांसफार्मर लोड पर होता है, फुल लोड पर होता है, या जब एम्बिएंट टेम्परेचर ज्यादा है उस समय फुल लोड पर है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑयल जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं, एक टैंक, कंजर्वेटर टैंक में करते हैं पाइप के थ्रू। तो जो एक्स्ट्रा जो ऑयल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है वो इस कंजर्वेटर टैंक में एक लेवल तक आके सेटल हो जाता है, मींस इसके हाफ पार्ट तक ऑयल होता है। और अगर ये हीट होगा तो थोड़ा सा ऑयल ऊपर की तरफ सेट हो जाएगा। हम इसे हाफ एम्प्टी रखते हैं ऑयल के स्पेस के लिए। ओके, जब ट्रांसफार्मर सर्दियों के दिनों में या नॉन लोड कंडीशन में वापस ऑयल जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऑयल लेवल डाउन होगा इस ट्रांसफार्मर के अंदर। जब ऑयल लेवल डाउन होगा तो ऑयल जो है वो थोड़ा नीचे बैठने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली कंजर्वेटर या तो एक्स्ट्रा उसको एक्स्ट्रा वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है उसको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। कंजर्वेटर का मेन काम होता है। अब क्या करते हैं, उस कंजर्वेटर के साथ एक ब्रीदर भी कनेक्ट करते हैं। एक पाइप होता है, ये यहाँ पर ये ब्रीदर जो हमें नजर आ रहा है, ब्रीदर है, इस ब्रीदर को हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ये ब्रीदर इस तरह से कनेक्ट होता है, मतलब एयर वाले पार्ट से ब्रीदर कनेक्ट होता है, एयर वाले पार्ट से ब्रीदर कनेक्ट होता है। ब्रीदर का सिस्टम में जो यूज कर रहा है, हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है, मैं ब्रीदर यूज नहीं करता हूँ, तो इसके अंदर एयर, जब ये ब्रीदिंग सिस्टम होगा, जब ब्रीद करेगा ट्रांसफार्मर, या जब ये कूल डाउन होगा तो बाहर के एटमॉस्फेयर की एयर को अपने अंदर इनलेट करने की कोशिश करेगा, या जब हीट होगा तो बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल है ये एयर के कांटेक्ट में आएगा। जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा, ये मॉइस्चर कंटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मॉइस्चर कंटेंट्स को अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसकी डाइलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी है वो वीक हो जाएगी, या जो एज ए इंसुलेटर काम कर रहा है तो उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो बिल्कुल, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होना चाहिए वो उससे वीक होगा या उससे कमजोर हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि ये मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक ब्रीदर प्रोवाइड कर देता हूं। देखिए इस तरह का है, ये ऑयल टैंक है जो भी हमने देखा, और ये ब्रीदर इस टाइप से कनेक्टेड है। तो ब्रीदर के अंदर क्या होता है, ब्लू कलर का एक सिलिका जेल में अंदर फिल कर देता हूं। तो जब ये एयर को इंग्रेस करता है या इनलेट लेता है, एयर को इनलेट करता है, तो उस समय एयर जो है वो सिलिका जेल के कांटेक्ट में आता है। और सिलिका जेल की क्या प्रॉपर्टी होती है, यह सिलिका जेल एयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जितना भी जो भी मॉइस्चर एयर के अंदर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसका वैल्यू पिंक होने लग जाता है। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर में ड्यूरिंग मेंटेनेंस सिलिका जेल अगर हमारा पिंक होता है तो हम उसको इमीडिएट रिप्लेस करते हैं, और या तो उसको ड्राई आउट करते हैं, ड्राई आउट करने से उसका मॉइस्चर निकालते हैं सिलिका जेल का और वापस इसमें रिफिल कर देते हैं, या नया सिलिका जेल प्रोवाइड करते हैं। तो जो नया सिलिका जेल वो ब्लू कलर का होगा, अगर ये मॉइस्चर कंटेंट है इसके अंदर तो ये पिंक कलर का होगा। तो जो सिलिका जेल है वो क्या करता है कि अंदर जो एयर जाने वाली है उसकी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो
कंजर्वेटर के अंदर जो ब्रीदर है, ब्रीदर के अंदर जो सिलिका जेल है, उसका काम केवल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना है। ओके, तो ब्रीदर भी क्लियर हुआ। नाउ इज द रेडिएटर। तो व्हाट इज रेडिएटर? रेडिएटर्स। तो रेडिएटर्स क्या होते हैं या रेडिएटर्स क्या काम करते हैं? तो ये हमारा पावर ट्रांसफार्मर है। इस पावर ट्रांसफार्मर के अंदर हम एक्स्ट्रा कूलिंग अरेंजमेंट के हिसाब से रेडिएटर्स प्रोवाइड करते हैं। रेडिएटर्स क्या होते हैं कि ये ट्रांसफार्मर ऑयल को कूल करने का काम करते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए कूलिंग एज ए कूलिंग मीडियम काम करते हैं। हम जो इस रेडिएटर्स हैं, इन रेडिएटर्स को क्या होता है कि मेन टैंक के साथ कनेक्ट करते हैं। जब ट्रांसफार्मर में हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होने से ऑयल जो है ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है। तो जो हॉट ऑयल है वो इन रेडिएटर्स के थ्रू, इन फिन्स के थ्रू, ये फिन्स होती हैं, फिन्स के थ्रू वापस कूल डाउन होता है। कूल डाउन होकर वापस टैंक में आने लगता है और इस तरह का एक सर्कुलेशन इसमें कंटिन्यू चलता रहता है। तो रेडिएटर्स, इस टाइप के रेडिएटर्स होते हैं। ये ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से कनेक्ट होते हैं। फिन्स होते हैं, ऊपर से ऑयल इसमें डाउन होता है, यहाँ कूल होता है। कूल होने के बाद वापस से टैंक के अंदर होता है और ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस इसके अंदर चलता रहता है। तो इस तरह से जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो हीट होने के बाद वापस कूल डाउन होता है। अच्छा, जो लार्ज ट्रांसफार्मर होते हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, वहाँ हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो हम क्या करते हैं वहाँ एक्स्ट्रा कूलिंग अरेंजमेंट के लिए रेडिएटर्स के ऊपर फैंस प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए, ये जो है ये इस टाइप के ये फैंस हैं। तो रेडिएटर्स तो इटसेल्फ उनको कूल कर ही रहा है, वो फैंस जो है ट्रांसफार्मर ऑयल को कूल कर रही है, बट जो फैन है वो एक्सटर्नली उसको एयर प्रोवाइड करते हैं। तो फास्ट कूलिंग उसके अंदर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रांसफार्मर की जो हीट अंदर जनरेट हो रही है उसकी वजह से जो ऑयल हीट कर रहा है वो अपना वर्किंग टेम्परेचर विद इन लिमिट ही वो ऑयल टेम्परेचर रहने वाला है या रहेगा इस कूलिंग अरेंजमेंट की वजह से। तो रेडिएटर्स की एक तरह से कूलिंग मीडिएटर है या कूलिंग पर्पस के लिए ट्रांसफार्मर में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा कूलिंग पंप्स भी होते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको और फास्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ पंप प्रोवाइड कर देते हैं। ये पंप्स क्या करते हैं, रेडिएटर्स से ऑयल को सक करते हैं और मेन टैंक के अंदर फ्लो कराते हैं। ऊपर से ऑयल आ रहा है, नीचे डाउन आ रहा है, पंप क्या करता है उसको फास्ट ही सक करता है और ट्रांसफार्मर का मतलब इस जो सर्कुलेशन प्रोसेस है इसको और फास्ट करता है। तो जो कूलिंग है हमारा बहुत फास्ट स्टार्ट हो जाता है। तो हम कूलिंग पंप्स भी जो ट्रांसफार्मर ऑयल की कूलिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दी प्रेशर रिलीज वाल्व या पीआरवी इनको बोलते हैं। यहाँ टॉप पर ये पीआरवी हम माउंट कर देते हैं। ट्रांसफार्मर टैंक के टॉप के ऊपर ये पीआरवी यहाँ माउंट करते हैं। ये क्यों माउंट करते हैं? ये पीआरवी इस टाइप का अरेंजमेंट होता है जो कि टैंक के ऊपर माउंटेड होता है। जब ट्रांसफार्मर ऑयल बहुत ज्यादा हीट होता है तो हीट होने से उसमें क्या होता है कि गैसेस फॉर्मेशन होती हैं। गैसेस फॉर्मेशन होती है तो अगर वो गैसेस का फॉर्मेशन एक्सिस बहुत ज्यादा एक्सिस फॉर्म में होता है या बहुत ज्यादा गैसेस फॉर्म होती हैं तो वो ट्रांसफार्मर टैंक को ब्लास्ट भी कर सकती हैं या उसमें अंदर फ्लैश भी हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि जो गैसेस फॉर्म हो रही हैं वो इमीडिएट, अगर ड्यूरिंग फॉल्ट वो गैसेस बहुत ज्यादा फॉर्म होती हैं, तो अगर कोई भी ट्रांसफार्मर फॉल्ट क्रिएट हुआ, बहुत हैवी फॉल्ट है तो अंदर इमीडिएट गैसेस फॉर्म होंगी। तो गैसेस जब फॉर्म होगी तो ट्रांसफार्मर टैंक को अगर पीआरवी प्रोवाइड नहीं करेंगे या प्रेशर रिलीज वाल्व प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो अंदर ही अंदर ट्रांसफार्मर में एक ब्लास्ट या एक तरह का फ्लैश हो सकता है। तो हम एक पीआरवी प्रोवाइड करते हैं। पीआरवी में क्या होता है कि एक स्प्रिंग मैकेनिज्म टाइप का सिस्टम होता है। इसमें जब गैसेस यहाँ से अंदर आती है तो प्लंजर ऊपर की तरफ उठ जाता है। जब प्लंजर ऊपर की तरफ उठता है, उठने से क्या होता है कि इस यहाँ पर कुछ स्विचेस होते हैं। उन स्विचेस को हम ट्रिप सर्किट्स के साथ, हमारे ब्रेकर के ट्रिप सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हमारा जो ब्रेकर है या उसका जो सप्लाई है वो इमीडिएट कट हो जाता है। जब सप्लाई इमीडिएट कट हो जाता है तो जो अंदर गैसेस फॉर्म हो रही है उनकी क्वांटिटी भी रिड्यूस होने लग जाएगी या डाउन होने लग जाएगी। तो पीआरवी का काम जस्ट प्रेशर रिलीज वाल्व है
और ये क्या करती है कि जो कुछ गैसेस है उनको रिलीज भी करती है अपने अंदर से, जो गैसेस अंदर फॉर्म हो रही है उनको बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। तो दीज आर द प्रेशर रिलीज वाल्व। नाउ सेकंड इज बुकोल्स रिले। बुकोल्स रिले बहुत इंपॉर्टेंट है। बुकोल्स रिले क्या होता है, जो मेन टैंक और कंजर्वेटेड टैंक, मेन टैंक और कंजर्वेटेड टैंक के बीच में जो ये पाइप है इसके बीच में बुकोल्स रिले हम यहां पर कनेक्ट करते हैं। बुकोल्स रिले एक्चुअली गैस ऑपरेटेड रिले होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होता है या जब फॉल्ट्स वगैरह इसमें क्रिएट होते हैं तो अंदर क्या इंसुलेशन के वीक होने से अंदर इसका ऑक्सीडेशन होने लग जाता है और गैसेस फॉर्म होती हैं। तो वो गैसेस जो फॉर्म होती है वो बबल की फॉर्म में ट्रांसफार्मर में से इस टैंक के थ्रू, क्योंकि गैसेस हैं वो ऊपर आने की कोशिश करेंगी, जब वो ऊपर आती है इस टैंक के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो जब गैसेस यहां से निकलती हैं, गैसेस फॉर्म हो रही हैं, तो हम बुकोल्स रिले क्या करते हैं, जब गैसेस निकलती हैं बबल फॉर्म में निकलती हैं तो इसमें मर्क्यूरी स्विचेस होते हैं, उन स्विचेस को ये गैसेस ऑपरेट करती हैं। उन स्विचेस से हम हमारे ट्रिप सर्किट को कनेक्ट करके रखते हैं, तो इमीडिएट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी सप्लाई को वो तुरंत कट कर देगा या इसको ट्रिप कर देगा। ट्रिप करने से हमारा ट्रांसफार्मर सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गैसेस अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो या तो अंदर आर्किंग होने की वजह से गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं या फिर उनका ऑक्सीडेशन की वजह से गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। तो दे आर वेरी क्रिटिकल केस, बहुत क्रिटिकल केस होता है कि, और हम ये चाहते हैं कि इसमें किसी तरह की कोई गैसेस प्रोड्यूस ना हो। तो बिफोर एक्सप्लोजन होने से पहले ही या एब्नॉर्मलिटी, किसी तरह की एब्नॉर्मलिटी, हैवी एब्नॉर्मलिटी होने से पहले ही बुकोल्स उसको डिटेक्ट करता है और इमीडिएट सिस्टम को ट्रिप करता है। देन वी विल चेक फर्दर कि कौन कौन से टाइप की गैसेस हैं और वो क्या क्या इसको क्या क्या इस ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो बुकोल्स रिले इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे बुक्स में। बुशिंग एंड टर्मिनल्स। तो बुशिंग और टर्मिनल्स क्या है, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग टर्मिनल्स, सेकेंडरी वाइंडिंग टर्मिनल्स है, इन्हीं को बुशिंग्स बोलते हैं। एक्चुअली हाई रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहां पर हम इस तरह की बुशिंग्स यूज करते हैं। ये कुछ नहीं, कंडक्टर्स को एक तरह से इंसुलेटिंग मीडियम प्रोवाइड करते हैं। जैसे बर्ड वगैरह आके, अगर हम कंडक्टर को एक्सपोज रख के ऊपर रखते हैं तो कोई भी बर्ड उस पे आके बैठ सकता है, शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर सकता है। तो जनरली जो टर्मिनल्स हैं या बुशिंग्स हैं ये एक तरह से इंसुलेटर का काम करते हैं। दोनों कंडक्टर्स के बीच में इंसुलेटर का काम, जैसे इंसुलेटिंग ये मटेरियल यूज करते हैं। तो बुशिंग और टर्मिनल्स ये हो गए। इसके बाद होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर एंड बाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो ट्रांसफार्मर के अंदर कंटीन्यूअसली हम ऑयल का टेम्परेचर मॉनिटर करते रहते हैं, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स लगे हुए होते हैं। इंडिकेटर्स के थ्रू हम कंटिन्यू ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल टेम्परेचर, सिमिलरली बाइंडिंग जो हीट हो रही है तो बाइंडिंग टेम्परेचर कितना हो रहा है उसको भी हम कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहते हैं, क्योंकि उसकी एक लिमिट है। उस लिमिट से ऊपर अगर ऑयल टेम्परेचर इंक्रीज होगा या बाइंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। So this is the main parts of the transformer. That's all.